नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की प्रतिज्ञा का भाग 30। जरा देर में बगीचा आ पहुंचा। कमला प्रसाद ने तांगे से उतरकर फाटक खोला। उसे देखते ही दो माली दौड़े हुए आए। एक ने घोड़े की रास पकड़ी, दूसरे ने कमला प्रसाद का हैंडबैग उठा लिया। कमला प्रसाद ने पूर्णा को आहिस्ते से तांगे पर से उतारा और उसे भीतर के सजे हुए बंगले में ले जाकर बोला, यह जगह तो ऐसी बुरी नहीं है कि यहाँ घंटे 2 घंटे ठहरा न जा सके। पूर्णा ने कौशल से आत्मरक्षा करने की ठानी थी। बोली, प्रेमा मेरी राह देख रही होगी, इसी से जल्दी कर रही थी। कमला प्रसाद, अजीब बातें ना बनाओ, मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे ऐसा दुरात्मा समझती हो, इसका मुझे गुमान भी न था। वह देवी जिसके एक इशारे पर मैं अपने प्राणों का विसर्जन करने को तैयार हूँ, मुझे इतना नीच और भ्रष्ट समझती है। यह मेरे लिए डूब मरने की बात है। पूर्णा ने लज्जित होकर कहा, तुमने कैसे समझ लिया कि मैं तुम्हें नीच और भ्रष्ट समझती हूँ? कमला प्रसाद, आखिर गाड़ी से कूद पड़ने को क्यों तैयार थी? क्यों बार बार तांगा लौटा देने का जिक्र कर रही थी? चादर उतार डालो, जरा आराम से बैठो। यह भी अपना ही घर है, कोई सराय नहीं। हाँ, अब बताओ, तुम मुझसे क्यों इतना डरती हो? क्या मैं हत्यारा हूँ, लंपट हूँ, लुटेरा हूँ, उचक्का हूँ? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा व्यवहार किया है जिससे तुमने मेरे विषय में ऐसी राय जमा ली? मैंने तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, फिर भी तुम मुझे इतना नीच समझती हो। तुम्हारी इस दुर्भावना का एक ही कारण हो सकता है, सुमित्रा ने तुम्हारे कान भरे हैं। आज मैंने देखा वह तुम्हारे पास बैठी गप्पे हाँक रही थी, तुम उसकी बातों में आ गई। मैं जानता हूँ उसने मेरे विषय में खूब जहर उगला होगा, मुझे दगाबाज, कमीना, लंपट सभी कुछ कहा होगा। यह सब केवल इसलिए कि तुम्हारा दिल मुझसे फिर जाए। मैं उसकी नस नस पहचानता हूँ। वह अगर मुझे अपनी मुट्ठी में रख सके तो मैं उसका उपास्य स्वामी, ईश्वर, सब कुछ हूँ। उसकी मुट्ठी में न रहूं तो लंपट, दुष्ट, धूर्त हूँ। उसके लिए यह असह्य है कि मैं किसी की ओर आँख उठाकर भी देख लूँ। नहीं, वह मुझे अपना कुत्ता बनाकर रखना चाहती है। नित्य पीछे अपने दुम हिला हिला कर दौड़ता फिरूं। उसकी आवाज़ सुनते ही आकर उसके पाँव चाटने लगूं, तब वह मुझे अपनी मेज पर बिठाएगी, गोद में उठाकर प्यार करेगी, थपकेगी, सहलाएगी। लेकिन कहीं उसके इशारे पर दौड़ा हुआ न आया तो फिर डंडा, हंटर, ठोकर के लिए मुझे तैयार रहना चाहिए। अगर मैं कुत्ता बनकर रह सकता, आज मुझसा भाग्यवान संसार में कोई न होता। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुझ में वह गुण नहीं। मैं पुरुष हूँ और पुरुष ही रहना चाहता हूँ। पूर्णा के हृदय से सुमित्रा का जादू उतरने लगा। अस्थिरता दुर्बल आत्माओं का मुख्य लक्षण है। उन पर न बातों को जमते देर लगती है, न मिटते। बोली, वह तो सारा अपराध तुम्हारा ही बताती है। हाँ हाँ,
वह तो बताएंगी ही, और क्या कहती थी? सैकड़ों बातें की, कहाँ तक कहूँ, याद भी तो नहीं। तभी तुम मेरे साथ आते घबराती थी। तुम्हें यह बाग पसंद है? जगह तो बुरी नहीं, जी चाहता है एक आध महीना तुम्हें यहीं रखूं। सुमित्रा भी रहने पर राजी हूं तब ना, उसे तो मैं भूल कर भी ना लाऊं, तो मैं अकेली यहाँ कैसे रहूं? तुम्हारे यहाँ रहने की किसी को खबर ही न होगी। तुम्हारे वृंदावन जाने की बात उड़ा दी जाएगी, पर रहोगी तुम इसी बगीचे में। मैं केवल एक बार घर चला जाया करूँगा। यहाँ के आदमियों को ताकीद कर दी जाएगी, किसी को कानों कान खबर न होगी। उस आनंद की कल्पना से मेरा हृदय नाच उठता है। वही जीवन मेरे सांसारिक आनंद का स्वर्ग होगा। कोई बात ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं होती पूर्णा। एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना नहीं हिल सकता। सुमित्रा मुझसे रुष्ट है तो यह ईश्वर की इच्छा है। तुम्हारी मुझ पर कृपा है तो यह भी ईश्वर की इच्छा है। क्या हमारा और तुम्हारा संयोग ईश्वर की इच्छा के बिना हो सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। यह लीला वह क्यों खेल रहा है, यह हम और तुम नहीं समझ सकते। पूर्णा, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं समझ सकते, पर हो रहा है सब उसी इच्छा से। धर्म और अधर्म यह सब ढकोसला है। अगर अभी तक तुम्हारे मन में कोई धार्मिक शंका हो तो उसे अब निकाल डालो। आज से तुम मेरी प्राणेश्वरी हो और मैं तुम्हारा दास। यह कहते कहते कमला प्रसाद ने पूर्णा का हाथ पकड़कर अपनी गर्दन में डाल लिया और दोनों प्रेमालिंगन में मग्न हो गए। पूर्णा जरा भी न झिझकी, अपने को छुड़ाने की जरा चेष्टा न की, किंतु उसके मुख पर प्रफुल्लता का कोई चिन्ह न था। न अधरों पर मुस्कान की रेखा थी, न कपोलों पर गुलाब की झलक, न नैनों में अनुराग की लालिमा। उसका मुख मुरझाया हुआ था, नीचे झुकी हुई आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, सारी देह शिथिल सी जान पड़ती थी। कमला प्रसाद ने पूछा, उदास क्यों हो प्रिय? यह तो आनंद का समय है। पूर्णा ने ग्लानिमय स्वर से कहा, उदास तो नहीं हूँ। पूर्णा क्यों उदास थी वह इसे कमला प्रसाद से न कह सकी। उसे इस समय वसंत कुमार की याद न थी, अधर्म की शंका न थी, बल्कि कमला प्रसाद के प्रगाढ़ आलिंगन में मग्न इस समय उसे यह शंका हो रही थी कि इस प्रणय का अंत भी क्या वैसा ही भयंकर होगा। निर्मम विधि लीला फिर उसका सुख स्वप्न तो न भंग कर देगी। वह दृश्य उसकी आंखों में फिर गया जब पहले पहले उसके स्वामी ने उसे गले लगाया था। उस समय उसका हृदय कितना निशंक, कितनी उमंगों से भरा हुआ था, पर इस समय उमंगों की जगह शंकाएं थी, बाधाएं थी। वह इसी गूढ़ चेतना की दशा में थी कि कमला प्रसाद ने धीरे से उसे एक कोच पर लेटा दिया और द्वार बंद करने जा रहा था कि पूर्णा ने उसकी मुख की ओर देखा और चौंक पड़ी। कमला प्रसाद की दोनों आंखों से चिंगारियां सी निकल रही थी। वह आंतरिक उल्लास की
दिव्य मधुर ज्योति न थी। यह किसी हिंसक पशु की रक्त शुदा का प्रतिबिंब था। इसमें प्रेमी की प्रदीप्त आकांक्षा नहीं, ग्रीष्म इसमें शरद ऋतु के निर्मल जल प्रवाह का कोमल संगीत नहीं, पावस की प्रलयंकारी बाढ़ का भयंकर नाद था। पूर्णा सहम उठी, झपट कर कोच से उठी, कमला प्रसाद का हाथ झटके से खींचा और द्वार खोलकर बरामदे में निकल आई। धन्यवाद।